मैथ्स का फर्स्ट एक्सरसाइज है रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं के बाद का बेसिक पार्ट अभी हम बताने जा रहे हैं। वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या से पहले बहुत से बेसिक जानना जरूरी है उस नंबर सिस्टम। तो रियल नंबर कहते किसको है? तो सबसे पहले रियल नंबर दो टाइप का होता है। एक रेशनल नंबर, हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या, और एक होता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर इसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को एक साथ मिलाने पर रियल नंबर होता है। अब रेशनल नंबर में बहुत सारे टॉपिक हैं। सबसे पहले रेशनल नंबर का अगर टाइप्स बोले या इसके छोटा छोटा, जैसे नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या गिनती की संख्या को कहा जाता है। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहा जाता है। प्राकृत संख्या कहा जाता है। अब इसे एन से सूचित किया जाता है। एन बराबर, गिनती कहां शुरू होता है? एक से। तो 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, यह प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या के बाद होल नंबर, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या है? तो अगर गिनती की संख्या में शून्य को शामिल कर लिया जाए तो वह संख्या पूर्ण हो जाती है। शून्य को मिलाने से पूर्ण संख्या कहलाती है। पूर्ण संख्या को W से डिनोट किया जाता है। W बराबर सिर्फ गिनती की संख्या में जीरो को आगे कर दिया जाए। 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, यह हो गया पूर्ण संख्या। और इसके बाद है पूर्णांक। सारा सब परिमेय संख्या है। पूर्णांक इंटीजर्स। पूर्णांक है क्या? तो पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या को शामिल कर लेने से पूर्णांक कहलाता है। पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या को शामिल करने से प्राप्त संख्या पूर्णांक कहलाता है। पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं। पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं।
एक ऋणात्मक पूर्णांक निगेटिव इंटीजर, शून्य और धनात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक का निगेटिव इंटीजर जीरो और पॉजिटिव इंटीजर अब आगे ऋणात्मक पूर्णांक को i से डिनोट किया जाता है। तो ऋणात्मक पूर्णांक i माइनस और धनात्मक पूर्णांक i प्लस, कहीं कहीं z से भी पूर्णांक को डिनोट किया जाता है। तो अगर i माइनस, तो एक सिंपल नंबर लाइन, यही है वास्तविक संख्या। नंबर लाइन का बीच जीरो होता है और जीरो के राइट साइड पॉजिटिव नंबर होता है, धनात्मक संख्या, और लेफ्ट साइड निगेटिव होता है। तो जीरो के इधर जो भी है सारा निगेटिव इंटीजर है, जिसको i माइनस से डिनोट करते हैं, यानी ऋणात्मक पूर्णांक। और जीरो के बाद जो है वो i प्लस यानी धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर। तो ऋणात्मक पूर्णांक को i माइनस से डिनोट करेंगे तो डॉट डॉट डॉट, कैसे डॉट 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 -3 -2 और -1। और धनात्मक पूर्णांक को 1 से सूचित करेंगे तो 1 2 3 4 जैसे गिनते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि पॉजिटिव इंटीजर इज आल्सो कॉल्ड नेचुरल नंबर, यानी धनात्मक पूर्णांक को प्राकृत संख्या भी कहा जाता है, प्राकृत संख्या भी कहा जाता है। और एक जीरो, शून्य। इसके बाद सम पूर्णांक या सम संख्या। सम पूर्णांक या संख्या इवेन इंटीजर, ऐसी संख्या जो 2 से विभाज्य हो, ऐसी संख्या जो 2 का गुणज हो या 2 से विभाज्य हो, सम पूर्णांक कहलाता है। सम पूर्णांक को डिनोट किया जाता है, जो आगे काम देगा 10th क्लास में, वह है 2n, 2 से, जहां n क्या है, जहां n एक पूर्णांक है, n एक पूर्णांक है। अब पूर्णांक का मतलब क्या हो गया, तो n का पूर्णांक 0 प्लस -1 प्लस -2 प्लस -3, ये सारा पूर्णांक है। अगर हम गौर से देखें, थोड़ा सा समझे दूर से, तो n का मान अगर -3 रखेंगे तो यहाँ 2 इंटू -3 क्या हो जाएगा, -6। n का मान अगर -2 रखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 इंटू -2 यानी -4। n का मान अगर -1 रखेंगे तो 2 इंटू -1 यानी क्या हो जाएगा, -2। अगर n का मान 0 रखेंगे तो 2 इंटू 0 यानी 0। n का मान 1 रखें तो 2 इंटू 1 2, n का मान 2 रखें तो 2 इंटू 2 4। हम सिर्फ यही दिखलाना चाहते हैं कि कभी पूछा जाता है कि 0 इवेन है या ऑड है, 0 सम संख्या है या विषम संख्या, तो यहाँ इससे पता चलता है कि 0 सम संख्या। अगर कोई पूछे तो इसी से प्रूव करना है, तो इससे पता क्या चल रहा है
कि शून्य सम संख्या होता है। और सम संख्या को लिखने का तरीका डॉट 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 -4 -2 0 2 4 6 सम। इसके बाद विषम पूर्णांक। विषम पूर्णांक ऑड इंटीजर। कह सकते हैं ऐसी संख्या जो 2 से विभाज्य नहीं हो या सम नहीं हो, ऐसी संख्या जो 2 का गुणज नहीं हो किसी तरीका से, ऐसी संख्या जो 2 से विभाज्य नहीं हो, ये क्या है? विषम संख्या होगा या विषम पूर्णांक होगा। विषम पूर्णांक यदि सम संख्या में या सम पूर्णांक में एक जोड़ते हैं तो विषम संख्या होता है। तो विषम पूर्णांक को डिनोट किया जाता है 2n+1 से। यहां भी अगर n, अब n क्या है? जहां n एक पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब 0 ±1 ±2 ±3। कभी कभी लोग पूर्णांक को यह भी समझ लेते हैं कि अगर पूछा जाता है क्या 1/2 पूर्णांक है, तो बहुत से लोग बोलते हैं कि हाँ है। तो पूर्णांक का सिंपल सा परिभाषा बता देते हैं कि अगर कोई भिन्न है, अंश बटा हर, अंश और हर दोनों पूर्णांक है, तो हमें अगर हर एक हो तब वह भिन्न पूर्णांक होता है। हर एक हो, जैसे 3/1 या सिर्फ 3 दिखे तो क्या है? इसका मतलब नीचे हर इसका एक छिपा हुआ है तो यह पूर्णांक हो गया। लेकिन अगर 2/3 लिखे तो इसका हर क्या है? 3 है, इसका मतलब 1 नहीं है, तो ये पूर्णांक नहीं है। तो जिसका हर एक हो वह पूर्णांक है, सिंपल समझना है। अब यहां भी n का मान -2 रखे तो विषम संख्या में क्या होगा? 2 में n का मान -2 रखेंगे +1 तो -5 -3 -4 +1। n का मान अगर -1 रखेंगे तो 2 × -1 +1 तो -1 होगा। n का मान 0 रखेंगे तो 2 × 0 +1 1 हो। n का मान अगर 1 रखें तो 2 × 1 +1 यानी 3। n का मान 2 रखें तो 2 × 2 + 1 यानी 5। इसका मतलब यहां पता चलता है कि अगर 0 रखने पर 0 सम नहीं है, विषम नहीं है। तो यहां विषम संख्या कौन है? -3 -1 1 3 5 जो 2 से विभाज्य नहीं है। इसके बाद विषम, लेकिन यहां ध्यान रखना है कि कुछ नोट पॉइंट है जो 10th में प्रूव्ड करने के लिए देता है कि सम और सम को जोड़ेंगे हमेशा क्या आएगा? सम। सम है क्या? सम जैसे मान लीजिए 2q सम संख्या है, 4q सम है, 6q सम है, 8q सम है। दैट इज अगर कहे तो nq जहां n सम हो, तो ऐसे स्थिति में इस सम है और सम को सम के साथ जोड़ेंगे, यानी कि कह सकते हैं कि 2q + 2 तो सम हो जाएगा, 4q + 6 सम हो जाएगा, क्योंकि यहां सम को इस सम है इसके साथ सम जोड़ रहे हैं, क्या हो गया? सम संख्या होगा। और ऐसे भी देखा जाए 4 + 4 6 10 तो क्या है? सम संख्या है। और दूसरा, अगर सम को में अगर विषम जोड़ा जाए तो यह हो जाएगा विषम। कैसे? यह सम है और सम में विषम जोड़ना है तो 2q + 1 तो क्या हो जाएगा? ये विषम हो जाएगा। अगर हम 2q + 3 तो ये क्या होगा? विषम होगा। और वैसे भी 2 में अगर 3 जोड़ दे तो क्या हो गया? 5 तो विषम हो गया। सम में विषम जोड़े तो 7
6 और प्लस 1, तो सब में विषम जोड़ते हैं कितना होगा 7, ये भी विषम हो गया। और अगर विषम में सम जोड़ते हैं या विषम में सम जोड़ेंगे तो भी विषम होगा। कैसे? तो विषम है क्या? विषम जैसे 3Q, 5Q, 7Q सब विषम है। अगर इसमें एक जोड़ दे तब 2 जोड़ दे तो क्या हो जाएगा? ये भी विषम हो जाएगा। जैसे 7 में अगर 2 जोड़ते हैं तो क्या हो? 9। इसी प्रकार अगर विषम में विषम जोड़ते हैं तो ये होगा सम। कैसे? जैसे विषम है 3Q अब प्लस 3, जैसे 3 जोड़ 5 कितना हो जाएगा? 8। थ्री जोड़ 5 कितना? 8, तो ये हो जाएगा सम। अब अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या वो ऐसी संख्या जो एक से विभाज्य हो या खुद से विभाज्य हो, एक या खुद से, तो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, या गुणज हो। यानी लिख सकते हैं कि वो ऐसी संख्या जो एक या स्वयं का गुणज हो या विभाज्य हो। अभाज्य संख्या कहलाता है। अब अभाज्य संख्या एग्जाम्पल के तौर पे कौन है? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 ... यह जितनी भी संख्या है जो एक से विभाज्य हो या खुद से और किसी और से, किसी से भी कटेगा नहीं, तो यह हो गया अभाज्य संख्या। लेकिन इसमें कुछ पॉइंट है। एक पॉइंट है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? अभाज्य संख्या तो 2, और सम अभाज्य संख्या, एक ही सम संख्या है जो अभाज्य है, वो है 2। इसके बाद भाज्य संख्या। कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या क्या है? तो वो इसी संख्या जिनके गुणनखंड दो या अधिक हो। भाज्य संख्या कहलाती है। भाज्य संख्या कहलाती है। अब है जैसे एग्जाम्पल 4, 6, 8, 10, 12 ... अब गुणनखंड किसको बोलते हैं? जो 4 को विभाजित करे, वो इसी कौन कौन सी संख्या है उसी को गुणनखंड कहते हैं। जैसे 1 से कटेगा 4, 2 से विभाजित होगा और 4 से।
इसी प्रकार इसका गुणनखंड 1 2 4 हुआ, और 8 जो है वो क्या होगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा और 8 से कटेगा। तो इसका गुणनखंड क्या हुआ, 1 2 4 8, 2 से अधिक। अगर मान लीजिए 21 कर दें तो 1 फिर किससे कटेगा, 3 से, फिर 7 से और फिर 21 से। तो ये सारा इसको भाज्य संख्या कहते हैं। अब भाज्य संख्या के बाद सार्वगुणनखंड, कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर सार्वगुणनखंड क्या है, तो दो या अधिक संख्या का उभयनिष्ठ गुणनखंड सार्वगुणनखंड कहलाता है। दो या अधिक संख्या का उभयनिष्ठ गुणनखंड सार्वगुणनखंड कहलाता है। अब मान लीजिए एग्जाम्पल 6 तथा 8 का सार्वगुणनखंड निकालना है। तो कैसे निकलेगा, सबसे पहले 6 का गुणनखंड निकालें। तो गुणनखंड का मतलब क्या होता है, जो जिससे कटे। जैसे 1 से तो सारा संख्या कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी और 6 से भी। 8 किससे कट रहा है, 8 1 से, 2 से, 4 से और 8 से। अब इसके बाद ये हुआ गुणनखंड, यानी दो भाज्य संख्या है उसका गुणनखंड। लेकिन अब इसका सार्वगुणनखंड निकालना हो तो डेफिनेशन के अनुसार उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ यानी दोनों में मिलता हो। तो आप बताएं जिसमें कौन मिल रहा है, 1 मिल रहा है तो 1 एक हो गया सार्वगुणनखंड। फिर 2 दोनों में मिल रहा है तो कौन हो गया सार्वगुणनखंड, 2 हो गया। और इसके बाद आपको मिल रहा है, न 3 मिल रहा है इसमें, न 6 मिल रहा है, न 4 उसमें मिल रहा है, न 8 मिल रहा है। इसका मतलब सार्वगुणनखंड इसका क्या हुआ, 1 2। इसी प्रकार अगर बारह तथा 40 का सार्वगुणनखंड, बारह तथा 40 का सार्वगुणनखंड निकालना है। तो 12 का फिर यहां पर ध्यान रखना है कि सबसे पहले इसका गुणनखंड निकालने, किस किस से विभाजित हो रहा है। तो सबको पता है कि 1 से विभाजित हो रहा है, फिर 2 से, फिर देखिए 3 से कटेगा, फिर 4 से कटेगा, 5 नहीं फिर 6 से कटेगा, और 6 के बाद डायरेक्ट 12 से कटेगा। अब 40 किस से कटेगा, देखिए 1 से, फिर 2 से, फिर 3 नहीं 4 से, फिर 5 से, 6 7 नहीं 8 से कटेगा, 9 10 से कटेगा, और 10 के बाद डायरेक्ट 20 से कटेगा, और 20 के बाद डायरेक्ट 40 से कटेगा। तो आप लोग को समझ में आना चाहिए कि अब सार्वगुणनखंड कौन होगा, जो दोनों में कॉमन है। कॉमन कौन है, 1 है, फिर 2 है, फिर 4 है, और फिर और कोई है, 6 इसमें नहीं है और 12 भी इसमें नहीं है। तो 1 2 4 यही सार्वगुणनखंड है। लेकिन अब है सार्वगुणनखंड में एचसीएफ कैसे निकलता है। सार्वगुणनखंड के द्वारा एचसीएफ ज्ञात करना। सार्वगुणनखंड
से दो संख्याओं का एचसीएफ कैसे ज्ञात होता है? दो संख्याओं का एचसीएफ, एचसीएफ मतलब महत्तम समावर्तक। एचसीएफ का मतलब महत्तम समावर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब दो संख्याओं का, तो दो संख्याओं का सार गुणनखंड में जो अधिकतम संख्या होता है वह एचसीएफ कहलाता है। दो संख्याओं का सार गुणनखंड में अधिकतम संख्या दो संख्या का एचसीएफ कहलाता है। दो संख्या का एचसीएफ कहलाता है, एचसीएफ कहलाता है। अगर हम 8 तथा 24 का एचसीएफ क्या होगा? तो 8 का गुणनखंड क्या होता है? पहले 1, 2, 4 और 8, और 24 होता है 1, 2, फिर 4, 6, 12 और 24। अभी दोनों के बीच सार गुणनखंड कौन होगा? सार गुणनखंड जो दोनों में कॉमन है, 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, 4 कॉमन है, यहाँ 8 भी कटेगा, सॉरी 6, 8, 12 फिर 24, तो यहाँ और क्या कॉमन है? 8 कॉमन है। ये तो हो गया सार गुणनखंड जो पहले सीख चुके हैं। अब इसमें से जो अधिकतम संख्या है, इसमें अधिकतम संख्या कौन है? 8 है। यह है अधिकतम संख्या। इसका मतलब 8 तथा 24 का एचसीएफ कौन होगा? 8। इसी प्रकार इसमें देखिए 6 तथा 8 का अगर एचसीएफ पूछा जाए, 6 तथा 8 का एचसीएफ, तो आप खुद समझदार हैं कि सार गुणनखंड 1 और 2 है, तो इसमें से आपका महत्तम संख्या यानी कि अधिकतम संख्या कौन है? 2, सबसे बड़ा संख्या। अधिकतम कौन? सबसे बड़ा संख्या। गुणनखंड में सबसे बड़ा संख्या ही लिखते हैं, सबसे बड़ा संख्या, उस समझ में ज्यादा आएगा। बड़ा संख्या, सबसे बड़ा संख्या कौन है? 2, जिसका एचसीएफ होगा 2। इसमें 12 तथा 40 का एचसीएफ क्या होगा? 12 तथा 40 का अगर एचसीएफ है तो 12 तथा 40 का एचसीएफ जो सबसे बड़ा संख्या कौन है? 4, तो इसका होगा 4। यह है एचसीएफ निकालने का। अब कुछ एग्जाम्पल हम लिख देते हैं इसको। जैसे 336 आगे बताते हैं। सार गुणनखंड के बाद नेक्स्ट है सार गुणज। और सबसे पहले सार गुणनखंड में एक और एग्जाम्पल हम बता ही देते हैं उसके बाद सार गुणज का। जैसे अगर हम कहा जाए कि 7 तथा 13 का सार गुणनखंड क्या होगा? सार गुणनखंड निकालें तो सबसे पहले क्या करना है? 7 किससे डिविजिबल है? 1 से और 7 से। 13 किससे है? 1 से और 13 से। इसका मतलब 7 तथा 13 का एचसीएफ क्या हो गया? या पहले 7 तथा 13 का सार गुणनखंड, सार गुणनखंड सिर्फ 1 होगा।
तो हम कह सकते हैं कि एक नोट करने का है कि एक सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, सहअभाज्य संख्या किसको कहते हैं? तो ऐसी दो संख्या जिसका HCF 1 हो या सार गुणनखंड 1 हो तो उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं। ऐसी दो संख्या जिसका HCF यानी महत्तम समावर्तक 1 हो, सहअभाज्य संख्या कहलाता है। अब यहां जैसे एग्जाम्पल 7 तथा 13 का HCF, तो 7 का गुणनखंड 1 7 और 13 का 1 13, दोनों में कॉमन हुआ 1। इसमें बड़ी संख्या कौन है? सिर्फ 1, इसका मतलब इसका HCF हो गया 1। तो 7 तथा 13 क्या है? सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। 7 तथा 13 सहअभाज्य संख्या है। इसी प्रकार 9 इसके बाद सार्वगुणज। अभी हम लोग पढ़े सार्व गुणनखंड, अब पढ़ने जा रहे हैं सार्वगुणज। दोनों को थोड़ा बढ़िया से दिमाग से समझे, क्योंकि बाद में परेशानी आ सकती है सार्वगुणज और सार्वगुणनखंड में। सार्वगुणनखंड क्या है? वह संख्या है जिसका गुणनखंड जो विभाजित होता है, यानी किस किस चीज से विभाजित होता है। लेकिन गुणज क्या है? उसका मल्टीपल है। जैसे एक पहाड़ा पढ़ते हैं वैसे ही टेबल पढ़ते हैं, वैसे ही इसको लिखना है। जैसे लिख सकते हैं कि ऐसी संख्या जिसमें उभयनिष्ठ गुणज जिसमें उभयनिष्ठ गुणज सार्वगुणज कहलाता है। इसमें ऐसे भी लिख सकते हैं जिसमें 2 या अधिक का उभयनिष्ठ गुणज सार्वगुणज कहलाता है। अब 2 या अधिक का अब जैसे क्या है? सबसे पहले अगर बोला जाए 4 तथा 6 का सार्वगुणज ज्ञात करें, तो यहां गुणज में क्या है? 4 लिखे तो 4 का टेबल पढ़ डाले। जैसे 4 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, इसी टाइप से डॉट डॉट डॉट। और 6 है, 6 का टेबल पढ़े, गुणज है 6 12
18, 24, 30, 36 डॉट डॉट डॉट। अब इसके बाद 4 तथा 6 का सार्वगुणज। अब बताना है इस 4 तथा 6 का सार्वगुणज कौन होगा, तो जो दोनों में कॉमन होगा, तो कॉमन कौन है 12 है, कॉमन कौन है 24 है। इसी ढंग से आगे होगा, 12 के अंतर में होगा, 12 है 24 है तो नेक्स्ट 36 होगा डॉट 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 डॉट। यह है 4 तथा 6 का सार्वगुणज। अब इसके बाद अगर कोई एग्जाम्पल और दे दे, जैसे 8 तथा 10 का सार्वगुणज। ज्ञात करें तो क्या होगा, फिर वही 8 का मतलब 8, 16, 24, 32, 40 डॉट डॉट डॉट। 10 है तो 10 का टेबल 10, 20, 30, 40 डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ तो कॉमन हो रहा है 40, फिर नेक्स्ट कॉमन होगा 80, तो 5, 56, 64, 88 डॉट डॉट डॉट। और यहाँ 40, 50, 60, 70, 80 डॉट डॉट डॉट। अब 8 तथा 10 का सार्वगुणज क्या होगा, सार्वगुणज 8 तथा 10 का सार्वगुणज में जो कॉमन होगा, कॉमन कौन होगा, कॉमन इसमें 40 है, इसके बाद कौन कॉमन है 80 कॉमन है, तो सार्वगुणज होगा 40, 80 डॉट डॉट डॉट। अब अभी हम लोग पढ़े कि सार्वगुणनखंड से एचसीएफ ज्ञात करने के लिए और सार्वगुणज से एलसीएम ज्ञात होता है। तो सार्वगुणज से दो संख्याओं का एलसीएम ज्ञात, दो संख्याओं का एलसीएम लघुत्तम समापन, एलसीएम लघुत्तम समावर्त निकालना। अब कैसे निकलेगा, तो दो संख्याओं दो या अधिक संख्याओं का सार्वगुणज में सबसे छोटी संख्या इन संख्याओं का एलसीएम कहलाता है, इन संख्याओं का एलसीएम होता है। अब है अभी कोई एग्जाम्पल, जैसे 3 तथा 6 का एलसीएम ज्ञात करना है, या 3 तथा 6 का एलसीएम ज्ञात करना है। सिंपल पहले एलसीएम ज्ञात करना है, तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए सार्वगुणज का यूज करेंगे, यानी 3 का पहाड़ा पड़ी 3, 6, 12, 15, 3, 6, 9 डॉट डॉट डॉट, और 6 का पहाड़ा 6, 6 दूनी 12 हो गया। अब इसका 3 तथा 6 का सार्वगुणज, तीन तथा 6 का सार्वगुणज जो दोनों में कॉमन हो, जैसे 6 कॉमन है, 12 कॉमन है, इसके बाद 18 कॉमन होगा। देखिए इस ढंग से 6, 12, 18 डॉट डॉट डॉट।
और इसमें एलसीएम ज्ञात करना, तो इसमें से सबसे छोटी संख्या कौन है? 6। यह है छोटी संख्या। तो इन संख्याओं का एलसीएम क्या हो जाएगा? 6। ऐसे 4, 8 तथा 10 का एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम कैसे होगा? सार गुणज से 4, 8, 12 ... 8 का क्या होगा? 8 पहाड़ा पढ़ते जाइए। और 10 का क्या होगा? अब 4, 8 तथा इसका सार गुणज क्या होगा? सारा का तो पहाड़ टेबल कर दी। इसमें कॉमन कौन कौन है? तीनों में क्या सिर्फ एक ही चीज है? इसमें तीनों में कॉमन क्या है? 40। इसके जो है तीनों में कॉमन नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया? 40 इसी रेशियो से आगे बढ़ेगा, 80 ... तो इसका सबसे छोटी संख्या कौन होगा? 40। तो एलसीएम कौन होगा इसका? 40। पानी पी लेना। अब नेक्स्ट अभाज्य गुणनखंडन। गुणनखंडन, प्राइम फैक्टराइजेशन। अब 10th क्लास में 4 टॉपिक है जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है। एक अभाज्य गुणनखंडन विधि से एचसीएफ ज्ञात करना, एलसीएम ज्ञात करना। दूसरा यूक्लिड विभाजन परिमेयिका के आधार पर, और एक यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। 3 और एक है परिमेय, अपरिमेय संख्या साबित करना, 4। तो सबसे पहले अब एक टाइप अभाज्य गुणनखंडन विधि से कैसे एचसीएफ ज्ञात होता है। पहले अभाज्य गुणनखंडन है क्या? तो ऐसी संख्या जिनको जिसे ऐसी संख्या जिसे अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जाए तो वह संख्या
अभाज्य गुणनखंडन कहलाता है। अभाज्य कहलाता है। अब अभाज्य गुणनखंडन, अब जैसे हम लोग जानते हैं कि अभाज्य संख्या है क्या, तो अभाज्य संख्या जो एक से कटे और खुद से कटे, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 ... इसी के गुणनखंड के रूप में हो। जैसे अगर कोई संख्या 24 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखे, अगर कोई क्वेश्चन दिया जाए कि 24 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखे, गुणनखंड के रूप में लिखे, तो ध्यान देना है कि अब 24 का एलसीएम लेंगे, यहां से विभाजित कर 2 से पहले, क्योंकि इसका 2, 3, 5, 7 है, तो 2 से यहां आ जाएगा 12, फिर 2 से तो 6, फिर 2 से तो 3, तो अब इसके बाद किसी से नहीं कटेगा, तो यहां क्या हो गया, क्या लिख सकते हैं, 2 गुनी 2 गुनी 2 गुनी 3, तो इसका मतलब 2 के पावर q इंटू 3 के पावर 1, यह है अभाज्य गुणनखंड। जैसे 156 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखे, अब यहां भी है 156, इसको यहां से एलसीएम ले, 2 से 2 7 14, 1 15, 2 78, 2 से फिर क्या हो गया, 2 3 6 7, 2 9 39, फिर 3 से 13, तो क्या हुआ यहाँ 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, सारा अभाज्य संख्या है। तो 2 क्या है, 2 का स्क्वायर, 3 के पावर 1, 13 के पावर 1, क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड के रूप हो गया। इसी प्रकार अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंडन विधि से HCF तथा LCM ज्ञात करना, LCM निकालना। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में हमेशा पूछता है। कुछ क्वेश्चन जो है एक क्वेश्चन 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। गुणनफल के रूप में एक नंबर में 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछता है। इसी प्रकार दूसरा अभी हम बताए थे 156 को भी अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। एक क्वेश्चन
और ऐसे बहुत से क्वेश्चन हैं जिसको आभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है। तो अब इसके बाद इसका एचसीएफ ज्ञात करने के लिए कि दो संख्याओं का एचसीएफ या एलसीएम आभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे ज्ञात होगा। तो सबसे पहले इसे हम मिटा देते हैं। दो संख्याओं का एचसीएफ निकालने के लिए एचसीएफ मान लीजिए ए और बी दो संख्या का निकालना है, तो प्रत्येक आभाज्य संख्या में उभयनिष्ठ सबसे कम घात वाले का गुणनफल। और एलसीएम निकालना है तो सबसे पहले एचसीएफ देख लें कि आभाज्य 26 तथा 91 का आभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ ज्ञात करें। एचसीएफ ज्ञात करें तो सबसे पहले इसके लिए आभाज्य गुणनखंड के रूप में, आभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में इसे व्यक्त करना है। तो 26 को एलसीएम लें तो 2 × 13 और 91 को लें 7 × 13। अब इसमें क्या है कि अगर एचसीएफ लेंगे तो जो उभयनिष्ठ रहेगा, तो उभयनिष्ठ आभाज्य संख्या कौन है इसमें? 13 है। इसमें से सबसे कम पावर किसमें है, यानी घात, तो दोनों में वही घात है, समान है। इसका मतलब इसका एचसीएफ कितना होगा? 13। जैसे और एग्जाम्पल है 510 तथा 92 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए आभाज्य गुणनखंड विधि से। आभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ ज्ञात करें। तो फिर रही काम 510 का फिर आभाज्य संख्या गुणनखंड को में व्यक्त करना है, तो कैसे होगा? 510 2 से 2 दूना 4, 1 5, 2 पंचे 10, फिर 5 और फिर 3 से, अब तो 2 से कटेगा नहीं, 3 से, तो 3 × 8 24, 1 25, 3 5 15, फिर अब 5 से कटेगा 17 5 85। तो क्या हुआ? 2 × 3 × 5 × 17 होगी। अब 92 को फिर करें तो 92 यानी 92 को करना है तो 2 से करेंगे 2 6 12, फिर 2 से 23। अब इसके बाद तो नहीं कटे, तो क्या हो? 2 × 2 × 23। अब यहाँ क्या है? यहाँ हो गया 2 का स्क्वायर × 23। अब इसमें से आभाज्य संख्या जो है एचसीएफ निकालना है। ध्यान रखना है आभाज्य संख्या में कॉमन कौन कौन है, तो सिर्फ 2 कॉमन है और 2 में सबसे कम पावर किसका है? तो 2 के पावर 1 का पावर सबसे कम है। दोनों में
सिर्फ 2 कॉमन है और उसमें से पावर सबसे कम 2 के पावर 1 है, इसलिए इसका HCF क्या होगा 2 के पावर 1 यानी 2 होगा। और एक एग्जाम्पल और देख लें। आज के लिए यह लास्ट एग्जाम्पल 336 तथा 54 का अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF ज्ञात करें। अब ध्यान देना है कि फिर वही काम करना है हम लोग को। 336 को LCM लेंगे, अभाज्य 2 से डिवाइड करेंगे, क्या 1 जा 2, फिर 2 6 12, 1 कितना हो जाएगा 8, फिर 2 से 2 और 2 चौक 8, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 3 से, अब यहां क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, तो 2 के पावर 4 इंटू 3 के पावर 1 इंटू 7 के पावर 1 और 54 को यहां तोड़ेंगे एलसीएम से, 27 दूनी 54, फिर हो गया 3 से, 3 नंबर 27, 3 3 9, तो यहाँ क्या हो गया 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, इसका मतलब 2 के पावर 1 इंटू 3 के पावर क्यू। अब इसका HCF देखिए क्या होगा, तो ध्यान रखना है जो सबसे कम पावर, पहले कौन कौन मिल रहा है इसमें अभाज्य संख्या, तो इसमें 2 भी मिल रहा है और 3 भी, दोनों कॉमन है। अब इस कॉमन में देखना है कि सबसे छोटा कौन है, तो 2 के पावर में सबसे छोटा 2 के पावर 1 है, लिख दिए, फिर गुणी, और फिर 3 के पावर में सबसे छोटा 3 के पावर 1 है, तो यहाँ 3 के पावर 1 लिख दिए, इसका मतलब 2 इंटू 3 6, तो यह HCF क्या होगा 6। आज तक यही लास्ट है, कल फिर क्लास स्टार्ट होगा, इससे आगे LCM बताना है और इसके बाद यूक्लिड का विभाजन प्रमेयिका और एल्गोरिथम को बताना है। और इसके लिए अब जितना है इसका एग्जाम्पल बनाइए और घर में रहिए, सेफ रहिए।